हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है। तो उससे पहले हम समझते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। रिकॉल करिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। 4 फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, उसमें से एक क्या था, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, जिसमें पावर क्या हो रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर शेयर कर रहा था, स्टेट में लोकल में डिवाइड हो रही थी पावर। ठीक है, तो ये जो है, ये जो वर्टिकल था, यानी आप यहाँ देख रहे हो हाई लेवल से लो लेवल पे पावर जा रही है। ठीक है, हाई लेवल से लो लेवल पे पावर जा रही है, और यही जो डिवीजन है इसी को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम, फेडरल डिवीजन। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फेडरल डिवीजन। यानी देखिए पावर को क्या हो रहा है, पावर शेयर हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, हाई टू लो लेवल। तो अब देखिए गवर्नमेंट की कितनी फॉर्म्स होती है। गवर्नमेंट का 2 फॉर्म्स होता है, एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होता है फेडरल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट का सिर्फ एक लेवल हो। ठीक है, ओनली 1 लेवल। और ये आपने श्रीलंका के केस में देखा होगा। ठीक है, श्रीलंका में ऐसा ही था, आपने देखा था श्रीलंका में यूनिटरी गवर्नमेंट थी, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट थी वहां पे, और वहां पे क्या हो गया था, सिविल वॉर भी हो गया था, आपको ये भी पता है। एंड फेडरल गवर्नमेंट ओनली 2। और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा होता है, यानी 2 हो या 2 से ज्यादा हो, तो वो होता है फेडरल गवर्नमेंट। और आपने ये देखा होगा, ये बेल्जियम में था, तो ये बेल्जियम के केस में था। तो आप ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, आप इसको इससे रिलेट कर पा रहे हो कि दोनों में बहुत मतलब आप समझ सकते हो। फेडरल गवर्नमेंट फेडरल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, फेडरल डिवीजन हो रहा है। इसका मतलब ऐसा डिवीजन हो रहा है, सेंट्रल स्टेट लोकल। ठीक है, हाई टू लो लेवल। अब इसको आप इसको नोटेड डाउन जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म, उसकी डिफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो अब हम फाइनली आ गए फेडरलिज्म। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए फेडरलिज्म क्या है। देखिए फेडरलिज्म एक सिस्टम होता है, ठीक है, गवर्नमेंट का, जिसमें पावर जो होती है वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी से कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। अब इसका मतलब क्या, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब स्टेट लोकल गवर्नमेंट जो होता है ना, तो सेंट्रल पावर जो होती है वो अपना पावर को डिवाइड करती है किसमें, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो उसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म सिस्टम। ठीक है, तो फेडरलिज्म सिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर जो होती है वो डिवाइड होती है किसके बीच में, बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, सेंट्रल्स की पावर्स के बीच में, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। यहाँ पे आप स्टेट भी हो सकता है, मतलब स्टेट्स भी लिख सकते हो, स्टेट्स या लोकल ये सब, बट यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स में सब आ जाएगा। ठीक है, जो स्टेट लोकल है ये सब ऑफ द कंट्री, दैट इज फेडरलिज्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए आपको पता है क्या होता है, हमारे इंडिया में एक फेडरलिज्म सिस्टम है, हमारे इंडिया में भी आपको पता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट में भी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है, यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। ये जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल, मतलब जो पूरे नेशनल का जो इंटरेस्ट होता है, नेशन का, पूरे नेशनल का जो इंटरेस्ट होता है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी उसका देख रेख कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हो। ठीक है, नेशनल। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट ये क्या करता है, ये क्या देखता है, इसका क्या काम है, लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेटस। मतलब कि अपने स्टेट के अंदर क्या करना है, हाँ रोड बनाना है, हाँ पुलिस का ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, इन सब का मतलब अपने स्टेट के अंदर जो करते हैं वो होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए लोकल गवर्नमेंट जो लोकल जगह पे होता है ना, जो बिल्कुल लोकल जो स्टेट के अंदर, मतलब स्टेट तो देखो बहुत बड़ी होती है, सेंट्रल जो कंट्री होती है बहुत बड़ी होती है, इसलिए स्टेट्स बनाया। देन स्टेट गवर्नमेंट क्या है, मतलब लोकल गवर्नमेंट क्या उसका काम होता है, क्या वो देख रेख करती है। देखिए लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर लोकेलिटी, जो अपने लोकल एरिया, जो लोकल में क्या करना है ना, वो सब कौन करता है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप इसको नोटेड डाउन जरूर करें। ठीक है, जो फेडरलिज्म है उसके क्या क्या फ्यूचर्स है, तो टोटल 7 फ्यूचर्स है। ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म सिस्टम, उसमें क्या है, गवर्नमेंट का 2 या 2 से अधिक लेवल होने चाहिए। ठीक है, तो 2 और मोर लेवल, अगर एक लेवल होगा तो यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाए, यूनिटरी सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच लेवल हैज ओन जुराडिक्शन। इसका क्या मतलब, देखिए
डिफरेंट लेवल जो है अलग, यानी लोकल है, सेंट्रल है और स्टेट है, वो है ना गवर्न करेंगे सेम सिटीजन को, लेकिन उनका एक अपना दायरा होगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर कोई यूपी का है, ठीक है, तो यूपी की जो मतलब यूपी का जो गवर्नमेंट है वो गवर्न तो कर रहा है, क्योंकि जो यूपी के अंदर है वो इंडियन है और पूरा जितने भी इंडिया के अंदर है सब इंडियन है, यानी गवर्न कर रहे हैं सेम सिटीजन को, लेकिन उनका अपना एक दायरा होगा। जो यूपी की गवर्नमेंट है उनका अपना एक एरिया है, हाँ यहाँ तक उनकी लीगल पावर है, ठीक है। तो सबका अपना एक डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न करते हैं सेम सिटीजन को, लेकिन बट ईच लेवल, हर एक लेवल का अपना एक जुराडिक्शन होता है, अपना एक दायरा होता है, ठीक है। अब देखिए, जुराडिक्शन इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्या है, जुराडिक्शन जो अपना एक लेवल का एक अपना दायरा होता है, ये स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये बिल्कुल स्पेसिफाइड कर दिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटेड है उनकी पावर, ठीक है, बिल्कुल गारंटी है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस कैन बी चेंज्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स। अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल प्रोविजंस मतलब चेंज करना है कुछ, ठीक है, तो उसके लिए है ना, ऐसा नहीं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ वही अपना मतलब हुक्म चलाते, हाँ अब ये चेंज करना है, उसके लिए ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होगा, जो दोनों लेवल्स है गवर्नमेंट के, जो सेंट्रल है स्टेट है, दोनों का उसमें मंजूरी चाहिए, ठीक है, तो दोनों एग्री होने चाहिए इस बात से। अगर कोई भी चेंज हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंसेस में, कोई भी चेंज हो रहा है विद द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स, उसमें दोनों लेवल्स का कंसेंट चाहिए, यानी एग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एनी डिस्प्यूट्स बोथ द गवर्नमेंट आर रिजॉल्व्ड बाय द कोर्ट। अगर सेंट्रल या स्टेट अगर लेवल्स में अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, बहस हो जाती है, तो उसको सॉल्व कौन करता है, उसको सॉल्व करता है कोर्ट। कोर्ट के पास ये पावर है, जो हाई कोर्ट है ना वो सब वो करती है, तो उसके पास ये पावर होती है। अब देखिए, टू गिव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी the sources of revenue are specified for each level of government। अब देखिए, कोई भी लेवल उसका जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो उसका रेवेन्यू जो पैसा का जो स्रोत है, हर एक लेवल का बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है कि मतलब अलग अलग है। यहाँ पे यही मतलब है, जो उनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, फाइनेंशियल जो पावर है, और उनका जो रेवेन्यू आता है, जो रेवेन्यू का जो स्रोत है, वो स्पेसिफाई कर दिया गया है। हर लेवल का एक अपना जो गवर्नमेंट है उनको उनमें स्पेसिफाई कर दिया गया है, यानी इनका अलग है, इनका अलग है, अलग अलग है। अब टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म, ये हमारा सातवां लास्ट है फ्यूचर्स ऑफ फेडरलिज्म का। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है फेडरलिज्म के, क्या ठीक है ना, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है फेडरलिज्म के। सबसे पहला क्या है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म से क्या हो सकता है, फेडरलिज्म देखिए आप, ये है ना रक्षा करने के लिए और प्रमोट करने के लिए जो यूनिटी है कंट्री की, ठीक है। अगर फेडरलिज्म सिस्टम है तो उससे जो कंट्री का यूनिटी है, और यूनिटी जो है उसको आगे बढ़ाएगा और सेफगार्ड करेगा, रक्षा करेगा जो यूनिटी है कंट्री की। और दूसरा क्या, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, आपने देखा था बेल्जियम के केस में किया था ना। तो एकोमोडेट का मतलब ये जो है, जो अलग अलग डाइवर्सिटी जो है ना, अलग अलग रीजनल डाइवर्सिटी है, उसको एकोमोडेट करना, यानी उसको एक सही जगह देना, सबको अपना अपना अच्छा जगह देना। तो यही यहाँ पे है। अब बेस्ट फेडरलिज्म सिस्टम हैज टू एस्पेक्ट। अगर कोई भी एक बेस्ट फेडरलिज्म, एक आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम हम उसको बोलेंगे जिसमें टू एस्पेक्ट हो, जिसमें दो छवि हो। पहला हो म्यूचुअल थ्रस्ट एंड दूसरा एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। इसका क्या मतलब है, म्यूचुअल थ्रस्ट का मतलब यानी भरोसा, ठीक है, थ्रस्ट करना। अब दूसरा एग्रीमेंट करना टू लिव टुगेदर, यानी साथ साथ रहने का वादा करना, यही होता है, ठीक है। तो एक बेस्ट फेडरलिज्म, एक आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम के दो छवि होता है। पहला होता है म्यूचुअल थ्रस्ट, दूसरा होता है एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, यानी साथ साथ रहने का मतलब एग्रीमेंट कर लेना, वादा कर लेना कि हाँ हम सब साथ साथ रहेंगे। तो इसी के साथ आप इसको नोट डाउन जरूर करें। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। देखिए, फेडरलिज्म का टू टाइप होता है, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर क्या होता है, देखिए, व्हेन मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर एंड देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, ठीक है, मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, वो सब है ना, मतलब जो आस पड़ोस की बहुत सारी स्टेट्स मिलके एक बिगर यूनिट फॉर्म कर देती है, उसको हम बोलेंगे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ठीक है। तो व्हेन मैनी इंडिपेंडेंट, जब मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर आ जाती है, टुगेदर हो जाती है, एंड देयर ओन, और अपने आप से एक फॉर्म करती है एक बिगर यूनिट को, उसको हम बोलेंगे कमिंग टुगेदर। अब इन दिस टाइप ऑफ फेडरलिज्म ऑल द स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स। इसमें जितने भी स्टेट्स बिगर यूनिट फॉर्म करते हैं, तो उनमें जितना स्टेट होता है सबका पावर इक्वल होता है,
ठीक है, इक्वल पावर, हैव इक्वल पावर, दिस टाइप ऑफ फेडरलिज्म। दिस टाइप ऑफ फेडरलिज्म इज समथिंग हॉरिजेंटल लेवल ऑफ पावर। अब ये कुछ कुछ हॉरिजेंटल लेवल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग का फोर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग देखी थी, तो उसमें हमने ये देखा था। ठीक है, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग क्या होती है, तो ये क्या है, कुछ कुछ ये हॉरिजेंटल लेवल जो पावर का है उसके जैसा है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में आते हैं। ठीक है, अब देखिए होल्डिंग टुगेदर क्या होता है। व्हेन अ लार्ज कंट्री डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स, जब एक बहुत बड़ा कंट्री है लाइक इंडिया, तो क्या होता है, वो कंट्री अपने पावर को अपने आप को डिवाइड कर देता है इनटू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, हमने इसमें बात की थी ये क्या होता है। सो व्हेन जब कोई एक लार्ज कंट्री वो डिवाइड करता है अपना पावर किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और अदर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे होल्डिंग टुगेदर। इन दिस टाइप ऑफ फेडरलिज्म डिफरेंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर्स। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग जो लेवल होती है, अलग अलग जो लेवल्स, यूनिट्स का मतलब लेवल, तो अलग अलग या टाइप्स पे आप बोल सकते हो, तो इसमें अलग अलग लेवल का अलग अलग पावर होता है, सेम पावर नहीं होता। जैसा इसमें सेम पावर था, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ फेडरलिज्म डिफरेंट यूनिट्स हैव अनइक्वल पावर। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर। ये कुछ कुछ आप देख रहे हो, ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर का, यानी हाई टू लो लेवल पावर जा रही है ना। एग्जांपल जैसे कि इंडिया है, बेल्जियम है, स्पेन है, एटसेट्रा, तो ये सब क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है इनमें। ठीक है, तो आपका देखिए ये समझ में भी आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, आप ये लिख सकते हो, है ना, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे व्हाट हैज मेड इंडिया अ फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या इंडिया को हम कैसे बोले कि वो एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसे हम बोल सकते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड इंडिया हैज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। संविधान में डिक्लेयर्ड है कि जो इंडिया है, इंडिया जो है यूनियन है स्टेट्स का। ठीक है, अब देखिए थ्री लेवल्स फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट्स, पंचायत। आपको पता है इंडिया में यूनियन यानी सेंट्रल, स्टेट्स, पंचायत गवर्नमेंट है, तो 3 लेवल्स है। और हमने फ्यूचर्स ऑफ फेडरलिज्म में पढ़ा था कि जिसके 2 या 2 से अधिक लेवल्स होती है, दैट इज फेडरलिज्म। ठीक है, तो इंडिया एक फेडरलिज्म तो हो ही गई इससे। अब देखिए, ऑल स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर, एग्जांपल यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है इंडिया एक फेडरलिज्म कंट्री क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, जितने भी स्टेट्स है, जितने भी यूनियन है, उनको एक इक्वल पावर नहीं है। ठीक है ना, अलग अलग है थोड़ा सा। जैसे कुछ राज्य को क्या विशेष राज्य का दर्जा मिला है ना, और किसी को जैसे कि यूनियन टेरिटरी है। तो ऑल स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर लाइक यूनियन टेरिटरी, है ना। अब देखिए, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिवीजन ऑफ पावर द एपेक्स कोर्ट विल टेक डिसीजन। अगर ऐसा होता है, अगर कोई भी लेवल में अगर डिस्प्यूट हो जाता है, थोड़ा सा बहस ये सब हो जाता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व कौन करता है, अपेक्स कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको लेती है। और यहाँ पे एक बात है, अगर सेंट्रल है और स्टेट है, अगर दोनों में लॉ बनाने में अगर बहस हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो वहां पे ज्यादा पावर, जो ज्यादा अथॉरिटी है वो सेंट्रल के पास है। ठीक है, तो यहाँ ऐसा है कि अगर डिस्प्यूट होता भी है तो सेंट्रल की बात ज्यादा मानी जाएगी। ठीक है, उसके पास, क्योंकि ज्यादा अथॉरिटी है, पावर है। चेंजेस इन पावर शेयरिंग हैज टू बी पास्ड बाय द 2/3 ऑफ मेजोरिटी इन दी पार्लियामेंट। अगर देखिए, अगर पावर शेयरिंग, अगर कुछ लॉ बनाना है, ठीक है, चेंज करना है कुछ पावर शेयरिंग में, तो क्या होता है, जब पार्लियामेंट में लॉ पास होता है तो उसमें से जो वहां पे जितने भी हैं उनमें से है ना 2/3 मेजोरिटी हो, तब वो लॉ पास होगा। ठीक है, आप समझ गए। अगर मान के चलो, अगर 3 लोग हैं, तो 3 में से जो 2 लोग हैं वो साथ साथ है कि हाँ ये वाला ठीक है, तो वही लॉ पास होगा, यानी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। अब देखिए, थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब ये क्या होता है, देखिए, जो लेजिस्लेटिव जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 लेवल्स में। ठीक है, 3 पार्ट में। जो यूनियन के पास जो पावर है उसको हम बोलेंगे यूनियन लिस्ट, यानी यूनियन का मतलब देखिए सेंट्रल। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर, यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट के अंदर जो जो कुछ भी है, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या उसके अंदर आता है, तो उसमें डिसीजन लेने का हक, उसमें कुछ भी लॉ बनाने का हक किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, अब देखिए, स्टेट लिस्ट क्या होता है, स्टेट लिस्ट है ना, इसके अंदर जो कुछ भी होता है उसमें किसका हक चलता है, कौन लॉ बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। और कंकरेंट लिस्ट वो होता है जिसमें
यूनियन भी होती है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी एंड स्टेट गवर्नमेंट भी, इसमें दोनों का इंटरेस्ट होता है, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होता है, वो होता है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी उसमें दोनों की बात उसमें होनी चाहिए, उसमें दोनों का मतलब जो दोनों बातचीत करके दोनों उसमें लॉ बनाएंगे। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है यूनियन लिस्ट, क्या होता है स्टेट लिस्ट एंड क्या होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है यूनियन लिस्ट क्या होता है, इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें पावर किसके हाथ में होती है लॉ बनाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है जो नेशनल इंपॉर्टेंट हो, जो नेशन का इंपॉर्टेंट वाला सब्जेक्ट है, तो यानी जिसमें पूरे नेशन का, ठीक है पूरे कंट्री का, तो उसमें लॉ कौन बनाए, वो आता है यूनियन लिस्ट में, उसमें लॉ या पावर किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब ओनली यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट। अब इस यूनियन लिस्ट में जो भी मतलब जो भी लिस्ट में जितने भी हैं, तो जैसे 97 सब्जेक्ट है टोटल, ठीक है, तो अभी पता नहीं लेकिन 97 तो है। ठीक है, 97 सब्जेक्ट है, उनमें से उसमें यूनियन लिस्ट में जितना भी 97 सब्जेक्ट है उसमें लॉ कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए लाइक एग्जांपल है डिफेंस हो गया, डिफेंस में किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गया, जैसे नोटबंदी हुआ था तो इसमें भी किसने मतलब ये सब किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे फॉरेन रिलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए फॉरेन रिलेशन, अब देखिए अगर हम ऐसा, आपने कभी ऐसा सुना है कि ऐसे कोई बोल रहा है कि हाँ यूपी का चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, कभी सुना है, बोलने में भी हंसी आ रही है, ऐसा नहीं होता। ऐसा बोलते हैं कि इंडिया के साथ चाइना का क्या रिलेशन है ना, यानी पूरे कंट्री, इंडिया का नाम हम बोल रहे हैं, हम कोई स्टेट का नाम नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यूनियन लिस्ट आ गया, आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्टेट लिस्ट क्या होता है, आपको पता है। अब इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, दिस लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंट, जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें वो होता है स्टेट लिस्ट। ठीक है, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर वो आता है और उसमें लॉ कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट। अब ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट। अब इस जो स्टेट लिस्ट है इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट है उसमें लॉ कौन बनाएगा, तो उसमें पावर किसकी चलेगी, उसमें पावर चलेगी स्टेट गवर्नमेंट की। अब लाइक जैसे होता है ना, पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एक्सेट्रा, तो ये सब आता है स्टेट लिस्ट में। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है। दिस लिस्ट इंक्लूड अ सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ लेवल, इसमें है ना ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा लिस्ट है जिसमें स्टेट भी मतलब स्टेट लिस्ट और मतलब जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों का यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे दोनों लॉ मतलब दोनों जो दोनों लेवल है, दोनों लेवल यहाँ पे लॉ बनाएगी। ठीक है, दोनों लेवल का यहाँ पे पावर है। बोथ द गवर्नमेंट यूनियन स्टेट, वो दोनों जो गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैन मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ दिस लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसमें कौन लॉ बनाएगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट दोनों मिलके बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि एजुकेशन, एजुकेशन पूरा इंडिया की बात है, ठीक है, पूरा कंट्री का बात है, नेशनल बात है, वो एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, मैरिज एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, मैरिज इशू जो इसमें लॉ ये सब बनता है वो कौन करेगा, वो होता है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें दोनों की चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इफ एनी कन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन बोथ लेवल, देन द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अब देखिए अगर फिर से अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट में दोनों में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट होने के बाद अब वहां पे ये भी है कि अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो किसकी बात प्रीवेल मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी, तो वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसकी बात वहां पे मानी जाएगी, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। और यहाँ पे क्या है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन तीनों में डिफरेंस बताना है तो आप ये लिख सकते हो पॉइंट, है ना, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हो रही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो उस टाइम में जो बना रहे थे ना उनके पास ये दिमाग था कि उनको पता था अभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी नहीं है बट फ्यूचर में आएगा, तो उस पे लॉ कौन बनाएगा, नहीं तो बाद में फिर से थोड़ा सा कंफ्लिक्ट होता ना कि ये क्यों बना रहा है इसमें लॉ, तो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, उन्होंने पहले ही प्रोविजन बना दिया कि फ्यूचर में जो भी कुछ सब्जेक्ट आएगा उसमें लॉ मतलब वो किसके अंदर में आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो जितने भी लॉ उसमें बनेंगे वो सब कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, यानी यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि अभी जैसे हैकिंग ये सब होती है तो उस टाइम में ये नहीं था, अभी है उस टाइम में, अभी इस टाइम में है, उस टाइम में नहीं था, तो उन्होंने पहले ही ये वहां पे क्लियर कर दिया था। तो देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट्स दैट वेयर, देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट दैट वेयर नॉट एट द टाइम, उस टाइम में नहीं थे जब कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग हो रही थी। दस द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ प्रोविजन दैट द सब्जेक्ट अबाउट टू कम
in future will be under the central government. So central government has the power to make law on this subject. ठीक है, आप इसको नोट डाउन जरूर करें बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम पढ़ेंगे हाउ डज इंडिया प्रैक्टिस फेडरलिज्म. ठीक है, जो इंडिया है वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है फेडरलिज्म को. तो इसके लिए है ना ये तीन आपको जानना है. ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन. ठीक है, तो ये तीन चीजें मिलके क्या होता है, मतलब जो फेडरलिज्म है इंडिया में उसको प्रैक्टिस करता है. ठीक है, तो देखिए क्या है, पहले हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स को देखेंगे. ठीक है, तो इट मीन्स द स्टेट विच आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है उस वो कैसे फॉर्म हो रहा है, किसके बेस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे. ठीक है, अब इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ द सर्वल ओल्ड स्टेट्स. 1947 में जो बाउंड्री थी, जो उस टाइम में जो ओल्ड स्टेट्स थी, क्या हुआ, इंडिया में जो थी उसको चेंज कर दिया गया और एक नए न्यू स्टेट्स को फॉर्म की. ठीक है, इन 1947. अब देखिए, दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट द पीपल्स हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव्स इन दी सेम स्टेट्स. अब ये क्यों किया गया, इसलिए किया गया ये इंश्योर करने के लिए कि जो पीपल्स हैं जो सेम लैंग्वेज को बोल रहे हैं वो जो है रहे सेम स्टेट्स में, इसलिए कहा गया था. ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आएगा मतलब व्हाट यू मीन बाय लिंग्विस्टिक स्टेट्स, तो आप ये पूरा लिख सकते हो. ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज पॉलिसी. कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. जो हमारा संविधान है, जो इंडिया का जो संविधान है उसमें कोई भी लैंग्वेज को है ना एक दर्जा नहीं दिया है नेशनल लैंग्वेज का. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. अब देखिए, हिंदी एंड इंग्लिश वॉज आइडेंटिफाइड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. फिर ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है इंडिया और हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज करार किया है. ठीक है, अब देखिए देयर आर 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज. ठीक है, अब 22 लैंग्वेज है इंडिया में जिसको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है. मतलब कि अगर कोई भी पेपर हो रहा है, गवर्नमेंट पेपर, कोई पेपर हो रहा है, तो वो इसमें जो ये 22 जो लैंग्वेज है ये सब उस लैंग्वेज में आएगी. ठीक है, यानी 22 लैंग्वेज को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है एंड हिंदी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है. कि ज्यादातर बेसिस पे क्या होता है कि हिंदी इंग्लिश बहुत लोग समझते हैं, है ना, बहुत लोग बोलते भी हैं. ये आप याद रखिए, ये नेशनल लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है. अब सेंटर स्टेट रिलेशन. अब सेंटर जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट की गवर्नमेंट है उन दोनों का रिलेशन भी. तो क्या होता था, व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट अ क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्शन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. जब क्या होता था, जब कोई भी सिंगल पार्टी मतलब उनका एक क्लियर मेजोरिटी नहीं आता था. ठीक है, हमने पहले बात की थी 2/3 मेजोरिटी होगा तभी वो लॉ पास होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना. जब ऐसा नहीं होता, जब कोई सिंगल पार्टी जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं पाती इलेक्शन में, यहाँ पे इलेक्शन में नहीं पाती, तो टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, मतलब देखो गवर्नमेंट फॉर्म के लिए उसको एक क्लियर एक मेजोरिटी होनी चाहिए, पर कोई भी अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट नहीं बनेगा. इसीलिए द मेजर नेशनल पार्टी एंटर इनटू अलायंस विद मैनी पार्टी. इसलिए जो मेजर नेशनल पार्टी जो और सब पार्टी है वो एक साथ गठबंधन, आपने सुना होगा गठबंधन होता है ना, तो वही होता है ये गठबंधन. ठीक है, तो नेशनल पार्टी एंटर इनटू अलायंस विद मैनी पार्टीज. तो क्या होता है कि कुछ जो पार्टी है वो मिल जाती है, देन उनका जो मेजोरिटी है वो ज्यादा हो जाता है, तो गवर्नमेंट उसकी बन जाती है. तो इससे क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन होता है. ठीक है, ये मेनली है. ठीक है, मेन. अब देखिए दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट. अब इस टाइप के गवर्नमेंट को हम कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसे आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिशन गवर्नमेंट. आप पूरा एक पैराग्राफ लिख सकते हो. लैंग्वेज पॉलिसी, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज पॉलिसी, आप ये पूरा लिख सकते हो. तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें. तो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और वो उसकी क्यों इतनी नेसेसरी है, क्यों इतना जरूरत है उसका. ठीक है, तो देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब पावर को है ना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के थोड़ी पावर किसको दी जाए, लोकल गवर्नमेंट को, तो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, तो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम, किससे लेके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के,
एंड गिवन किसको दे दे, गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो उसको हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन, यानी थोड़ी सी पावर यानी उसको दे दी है। अब इसकी क्यों जरूरत है, इट इज नेसेसरी फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू, ठीक है, इशू विच आर बेस्ट सेटल्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट। अब जो लोकल गवर्नमेंट है, अब उसके पास अच्छा मतलब वो अच्छे से काम करेगा अपने लोकल एरियाज में, यानी जो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जितने भी इशू प्रॉब्लम्स जो भी है उसको वो अच्छे से देख सकता है, क्योंकि वो लोकल में वो भी वहीं पे रहता है, तो उसको तो ज्यादा नॉलेज होगा ना उस चीज के बारे में। तो लोकल पीपल्स हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। तो वही बात अभी यहाँ पे भी हो रही है कि जो लोकल जो पीपल्स हैं उन वहाँ के अगर लोकल पीपल्स के बीच में अगर कोई वहाँ का लोकल गवर्नमेंट बन जाए तो उसके पास ज़्यादा मतलब नॉलेज होगा कि हाँ लोकेलिटी में ये प्रॉब्लम है ना, उसको यानी अपने लोकल एरिया के बारे में बहुत कुछ पता रहता है। तो यानी वो अच्छे से, कहने की बात यही है, वो अच्छे से वहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व वो मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो दे हैव बेटर आइडियाज टू मैनेज थिंग्स एंड टू स्पेंड मनी। अब कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे कितना खर्च होगा, कितना पैसा लगेगा, वो सब उसको मतलब पता रहता है, ठीक है। तो उसके पास ये बेटर आइडिया होता है उस चीज़ के लिए कि हाँ इतना पैसा वहाँ लगेगा, इसको ठीक कराना है। अब एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल्स पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इन दी डिसीजन मेकिंग। अब देखो लोकल लेवल में जब डिसीजन बनता है तो ये पॉसिबल होता है कि जो लोकल पीपल्स है ना वो भी वहाँ पार्टिसिपेट डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या एक है कि जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है ना, एक जो डेमोक्रेटिक हैबिट को क्रिएट करता है, ठीक है। तो आप इसको नोटेड डाउन जरूर करें। और ये बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसे पे आता है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी, तो आप ये पूरा लिख सकते हो। तो ये जो एक्ट लाया गया था 1922 एक्ट, तो इसमें है ना जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसने इसको बहुत बेहतर किया, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसके अंदर क्या था, तो इट इज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें क्या था कि जो लोकल एरिया में जो लोकल गवर्नमेंट है ना वहां पे रेगुलर इलेक्शन किए जाएंगे, ठीक है। रेगुलर इलेक्शन वहां पे होगा टू लोकल गवर्नमेंट, मैंडेटरी किया गया, बिल्कुल कंफर्म किया गया। अब देखिए रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST एंड OBC। अब SC ST एंड OBC के लिए क्या किया, इसमें लोकल गवर्नमेंट में जो होती है ना काम, वहाँ लोकल गवर्नमेंट में जो होती है प्रैक्टिस ये सब जो होती है वहां पे इनके लिए सीट को रिजर्वेशन किया गया, ठीक है, रिजर्व किया गया। एंड 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन। अब वुमेन को है ना 1/3 सीट्स जो है वुमेन वहां पे रिजर्व है उनके लिए, ठीक है। अब देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन। अब जो लोकल गवर्नमेंट में जो इलेक्शन होगा कौन कंडक्ट कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगी। एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट वाली गवर्नमेंट जो है वो शेयर करेगी कुछ पावर्स, किसको करेगी, पावर्स के साथ साथ रेवेन्यू यानी पैसा किसको करेगी, लोकल बॉडीज को। तो ये था वो एक्ट, ठीक है, आप इसको नोटेड डाउन जरूर करें। अब हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट, या यहाँ पे बेसिकली हम रूरल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रूरल एरिया में क्या सिस्टम है, तो रूरल एरिया में जो होता है वो होता है पंचायती राज, ठीक है। तो होता है पंचायती राज। पंचायती राज। तो रूरल एरियाज में क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो रूरल एरियाज होता है तो वहां पे होता है वो पूरा जो सिस्टम होता है वो होता है पंचायती राज, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो जो विलेज लेवल होता है, जो एक गांव है, अब उस गांव के लेवल पे क्या होता है, जो वहां पे क्या होता है, जो जितने भी गांव के एडल्ट है वो सब वो सब वोट डाल के ग्राम पंचायत बनाते हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत। अब उस ग्राम पंचायत जो है फॉर्म करती है ग्राम सभा, सब वहां पे मतलब वोट डाल के फिर क्या फॉर्म होती है, ग्राम सभा। अब ये सब जो फॉर्म हुए, अब फिर ये सब वोट, ये सब मतलब वहां पे जो वोट देते हैं फिर फॉर्म होती है ग्राम सभा। फिर उसके बाद वो सब चुनते हैं सरपंच, ठीक है, जो गांव का एक सरपंच होता है तो सरपंच चुनते हैं। और उसके बाद देखिए आ जाता है ब्लॉक लेवल पे। तो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे ग्राम पंचायत फॉर्म होती है उसी तरह वहां पे है ना पंचायती समिति फॉर्म होती है, यानी अब ब्लॉक वैसे क्या होता है, ये देखिए जैसे ये एक गांव हो गया तो ये तो एक विलेज है, अब बहुत सारे 10-15 गांव मिल गए तो वो सब क्या हो गया, वो सब हो गया ब्लॉक। तो वहां के जितने भी गांव के सरपंच थे तो सब अपना मतलब वहां पे एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, वो क्या होता है पंचायती समिति। अब पंचायती समिति है, अब वो इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर्स, ठीक है। अब ये सब जो है पंचायत समिति ये सब अपना हेड चुनती है, उसको हम बोलते हैं BDO, ठीक है,
BDO। अब देखिए उसके बाद है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं। जिस तरह से जैसे एक गांव था उसको हमने विलेज लेवल बोला। अब ब्लॉक लेवल यानी बहुत 10-15 गांव मिल गए, ठीक है, तो ब्लॉक लेवल। एंड अब देखिए डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट यानी बहुत सारी ब्लॉक में मिल गई तो हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे ग्राम सभा फॉर्म की थी, यहाँ पे पंचायत समिति फॉर्म की थी, यहाँ जिला परिषद, उसी तरह यहाँ पे जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद होता है फॉर्म। अब यहाँ पे ये कैसे फॉर्म होता है, बाय इलेक्टेड मेंबर्स एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा। यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो मतलब जो इलेक्टेड मेंबर्स है जो इधर वाले जो ब्लॉक के लेवल है उनसे आके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो उनमें होते हैं, वो फॉर्म करते हैं। एंड हैव मेंबर्स ऑफ लोकसभा, और लोकसभा के जो मेंबर्स है वो भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, मतलब जो उस लोकसभा के। एंड MLA ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अब वो डिस्ट्रिक्ट का जो MLA है वो भी यहाँ पे फॉर्म करता है। अब ये सब अपना फिर एक चुनता है वहां पे, तो वो होता है जिला चेयरपर्सन, ठीक है, जिला चेयरपर्सन। तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें। अब हम पढ़ेंगे अर्बन के बारे में, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, बट वो अर्बन एरिया के बारे में। तो अब हम देखेंगे लोकल गवर्नमेंट अर्बन का, तभी हमने रूरल एरियाज के बारे में बात की थी, एंड अभी अर्बन में। तो देखिए टाउन्स एंड बिग सिटीज। अब देखिए टाउन्स अलग होता है, बिग सिटी अलग होता है। टाउन क्या होता है, टाउन जैसे कि विलेजेस से थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है वहाँ पे तो वो टाउन हो गया। अब बिग सिटीज पे बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है ना, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो टाउन्स में जो एक लोकल बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज। अब वहां पे जो म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज हेड, आपको याद रखना है। एंड अब बिग सिटीज में क्या है, जो लोकल बॉडी है उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एंड वहां का जो होता है मेयर हेड होता है, मेयर इज हेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद जरूर रखें, ठीक है। अब तो ये हमारा ये जो चैप्टर है उसका लास्ट है, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। तो डिफिकल्टीज फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पे FAC होगा ना, हाँ। तो जो लोकल गवर्नमेंट है क्या क्या डिफिकल्टी उसको फेस करना पड़ता है, तो देखिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर्स एंड रेवेन्यू। अब क्या होता है, भले ही एक्ट में लिखा हुआ है कि कुछ पावर्स, पूरी नहीं, कुछ पावर्स जो है किसको दी जाएगी, लोकल गवर्नमेंट को, है ना। एक्ट में हमने देखा था 1992 के एक्ट में। लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर स्टेट्स क्या करती है, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफर नहीं करती पावर एंड रेवेन्यू। आप रिसोर्सेज भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, तो पावर्स और रेवेन्यू ट्रांसफर ही नहीं करती लोकल गवर्नमेंट को। एंड दूसरा क्या है, इलेक्शंस टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। 1992 के एक्ट में हमने देखा था कि वहां पे क्या था कि जो इलेक्शंस है वो रेगुलरली बेसिस पे कराए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो इलेक्शंस जो है ग्राम सभा का आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, नहीं हो पा रहा। तो ये था जो हमने देख लिया। अब देखिए अब एक जरूरी बात, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब